Welcome back, students. Hope you all are fine, happy, and healthy. So, our today's topic is what happen when the egg is not fertilized. यदि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. कितने दिनों तक एक अंडा जिंदा रहता है माँ के उम्ब में या फैलोपियन ट्यूब में? 24 आवर्स, 24 घंटे जिंदा रहता है। और एग मान लो एक ओवरी से आ करके फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, और स्पर्म उस तक पहुंचा ही नहीं, तो एट दैट केस एग क्या होगा? वो रिमेन अनफर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा नहीं। तो क्या होगा? सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, एक ओवरी से हर महीने एक एग निकल के आता है। मान लो इस महीने निकल के आया इस ओवरी से, तो अगले महीने इस ओवरी से निकल के एक एग जाएगा, फिर उसके अगले महीने इससे जाएगा। ठीक है, तो एग फॉर्मेशन मंथ वाइज होता है, हर मंथ में एक एग आता है। मंथ कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का नहीं होता, 28 दिनों का होता है, 28 डेज का होता है। इस 28 डेज के को बायोलॉजिकल टर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, जस्ट वेट। ठीक है, वेट करो। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, हर महीने ओवरी से एक अंडा, एक एग जो है वो आता है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। अब मान लो कि फैलोपियन ट्यूब में एक एग आया हुआ है, तो उसके लिए यूटेरस भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि कहीं ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है। यूटेरस नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है ना, तो नरिशमेंट के लिए ये अपने पास बहुत सारा ब्लड, फूड वगैरह इकट्ठा कर लेता है। कौन इकट्ठा कर लेता है? यूटेरस का अंदर वाला लाइनिंग, जिसका नाम मैंने क्या रखा था? इंडोमेट्रियम। याद आया? हाँ, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि इसके पास जैसे ही ये एग फर्टिलाइज हो जाए, ये एग आएगा और इसमें ये इम्प्लांट हो जाएगा और ये उसको फूड सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो यूटेरस प्रिपेयर हो रहे हैं। किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं? द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, हर महीने प्रिपेयर होते हैं टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। क्या करने के लिए? फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। सॉरी, दैट्स इट लाइनिंग बिकम थिकन। इसके कारण क्या होता है? उसका जो अंदर वाला लाइनिंग है यूटेरस का, जिसको मैंने रेड कलर का दिखाया आपको फिगर में दिया हुआ है, वो क्या होता है? हर महीने मोटा हो जाता है, थिकन हो जाता है, और उसमें क्या जमा हो जाता है? ब्लड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब जमा हो जाता है ना। द लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी। दिस वुड रिक्वायर फॉर नरिशिंग द एम्ब्रायो। ये क्यों जरूरी है? सॉरी, एम्ब्रायो को नरिशमेंट देने के लिए जरूरी है। इफ फर्टिलाइज्ड एग हैज टेकन प्लेस, यदि एग फर्टिलाइज हो गया, इफ फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, तो ये उसको नरिशमेंट देगा, इम्प्लांट करके नरिशमेंट देगा। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग हैज नो नीड। मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो जो लाइनिंग ये है यूटेरस का, मान लो ये यूटेरस का लाइनिंग है जो हर महीने तैयार होती है, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो इस यूटेरस की, जिसके पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स है, यूटेरस का ये अंदर वाला वॉल जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलेंगे, ये तो इस न्यूट्रिएंट्स की तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो क्या होगा? ना हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइनिंग मतलब जो अंदर का लाइन तैयार हो रखा है, ब्लड का, फूड का, यूटेरस के अंदर का, है ना, उस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम डाउन थ्रू द वेजाइना। तो ये लाइनिंग क्या होगा? यूटेरस है, मान लो ये अंदर का लाइनिंग है, तो ये कट करके गिरना शुरू हो जाएगा। ये मान लो वेजाइना है,
वेजाइना के थ्रू ये निकलना शुरू हो जाएगा, ये ब्लड वगैरह निकलने लगेगा। कितने दिनों तक निकलेगा? 4 to 5 डेज। कितने दिनों तक निकलेगा? 4 to 5 डेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, ये लाइनिंग टूट जाते हैं, एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के से बाहर निकलने लगते हैं, एज ब्लड एंड म्यूकस। उसमें क्या क्या रहता है? ब्लड और म्यूकस रहता है। समझ में आ गया? दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ। अब इस तरह का साइकिल हर महीने, महीने कितने दिन का बताया था मैंने? 28 डेज। मान लो इस महीने मेंस्ट्रुएशन आता है 1 to 5 डेज, 1 to 4 या 5 डेज। मान लो 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब अगला मेंस्ट्रुएशन आने का डेट कितना तारीख का होगा? 28 या 29 जनवरी। तो 28 दिन का मंथ होता है, ठीक है ना, लगभग 29 या मान के चलो, ये ऊपर नीचे होता रहता है, एग्जैक्ट नहीं है। मतलब कहा जाए कि एग्जैक्टली 28 डेज का ही होता है तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि किसी किसी गर्ल्स में ये 2-4 दिन ऊपर चढ़ के या 2-4 दिन पहले ही आ जाता है। ऐसे एवरेज 28 डेज माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का साइकिल, यानी कि पहला सपोज मेंस्ट्रुएशन 1 to 4 डेज या 5 डेज का हुआ, तो फर्स्ट 1 से लेकर 4 दिन तक जो है ब्लीडिंग होता रहेगा, है ना, फीमेल लोगों का। और फिर जो है वो ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा और अगले महीने फिर वो ब्लीडिंग होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि ये बार बार होता रहता है इसीलिए इसका नाम हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आए ना? सो दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, हर महीने होता है, एंड इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। इट इज यूजली लास्ट फॉर 2 to 8 डेज। कितने दिनों तक होता है? 2 से 8 दिन। जो लिखा है उसी को लर्न करेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने 1 to 4 कहा तो ऐसा नहीं है कि 1 to 4 ही याद करना है। 2 to 8 डेज जो लिखा है आपके बुक में वही याद करो, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? फिजिकली हर मेल और फीमेल कभी ना कभी किसी न किसी के संपर्क में आते हैं। तो जब संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कांटेक्ट्स के थ्रू हो सकता है कि कुछ बीमारियां जो हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएं। तो इसको जानना कि क्या क्या बीमारियां किस तरह से होती हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो हमारा कंट्री वर्ल्ड के उन कंट्रियों में से हैं जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कहा जाता है वो बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये एजुकेशन में डाला गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उठा सकें, ठीक है। सो एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। मैंने सेक्सुअली लोग मैच्योर होते हैं, ये ग्रेजुअल है, ग्रेजुअली होते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे होते रहते हैं। टेक प्लेस फ्रॉम जनरल बॉडी ग्रोथ स्टिल गोइंग ऑन। और कैसे होता है? बॉडी ग्रोथ के साथ साथ ये होता रहता है। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द बॉडी एंड माइंड इज ऑलरेडी ready for sexual act or for having and bringing up children। मतलब क्या कहने का मतलब क्या बोला? ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से बॉडी चेंजेस हम लोगों के होते हैं उस हिसाब से हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं, बट उस समय हमारा माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम सेक्सुअल एक्ट करके, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना करके अपना बच्चा पैदा करें और उसको केयर कर सके। यानी कि सेक्सुअली मैच्योर होना अलग बात है और माइंड मेकअप करके उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे को पैदा करके उसका केयर करना अलग बात है। तो इस तरह की चीज़ें जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई? वही बात लिखा हुआ है। हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज
रेडी टू मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा बॉडी या हमारा माइंड एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो गया है? आज देखो हमारे यहाँ भी इंडिया में भी बहुत लोग चाइल्ड मैरिज, बहुत हद तक तो खैर कम हो गया, लेकिन ट्राइब्स में अभी भी चल रहा है। तो अब ये ट्राइब्स लोग, जो लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, इससे क्या होता है? चाइल्ड मैरिज से क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल हैं, जो भी जिन बच्चों का शादी कर दिया गया, वो खुद ही इमेच्योर हैं, तो वो अपना बच्चे का केयर कैसे कर सकेंगे? तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर। बहुत तरह के प्रेशर्स में हम लोग होते हैं। अबाउट दिस इशूज देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड की तरफ से भी प्रेशर्स आते हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मेनी एक्टिविटीज़। किस तरह की एक्टिविटीज़ में? डांस प्रोग्राम है, हाँ, इसके अलावा क्रिकेट है, बहुत सारी एक्टिविटी में हमारे फ्रेंड ऑटोमेटिकली हमको इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हम भी क्या होते हैं, उस प्रेशर को लेने के लिए तैयार होते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं। हाउएवर वेदर वी रियली वांट और नॉट, चाहे हम वो चाहे ना चाहें, देयर कैन बी अ प्रेशर फ्रॉम फैमिली टू गेट मैरिड। अब ये प्रेशर हमारे फैमिली की तरफ से भी आता है, जैसे कि मैंने ये बताया। स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, शादी हो गई, अभी मान लो इन दोनों का उम्र 20 ईयर्स के करीब है, 20, मान लो ये भी 20 के करीब है, लड़का लड़की दोनों। ठीक है, अब इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये दोनों बच्चा पैदा करें, जैसा कि आमतौर पे हर फैमिली में होता है। तो पहले ये माइंड मेकअप करना इनकी ज़रूरी है कि मैं या हम लोग रियली बच्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या हम बच्चा पैदा करके उसके ग्रोन अप को लिए, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, इस तरह का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। देखो लिखा हुआ है, दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिली टू गेट मैरिड, दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी, अब गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आया हुआ है कि भाई ज़्यादा बच्चे मत पैदा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो है पॉपुलेशन होगा। इसके अलावा और क्या होगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस इज वेरी डिफिकल्ट। इस कंडीशन में चॉइस डिसाइड करना कि आप क्या चाहते हो, क्या आप सच में बच्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फॉर एनी पर्सन। वी मस्ट कंसिडर पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स। अब सेक्स के दौरान, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान, हेल्थ से रिलेटेड बातों को ध्यान पे रखा जाता है। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 9 that disease can be transmitted from person to person in variety of ways। डिजीज कैसे फैलता है? विभिन्न तरह से, अनेक तरह से फैलता है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शंस ऑफ बॉडीज। सेक्सुअल एक्ट जो होता है वो बहुत इंटीमेट होता है, बहुत करीब ला देता है एक मेल एंड फीमेल को। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और इसके कारण बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान फैलती हैं, मेल से फीमेल की तरफ आती हैं या फीमेल से मेल की तरफ आती हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस तरह की बीमारियां आती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस। ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम सम एसटीडी। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रखा है? यहाँ दिया हुआ है, देखो, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वायरल डिजीजेज, वायरस के होने वाले डिजीज का नाम क्या है? वॉट। और क्या है? HIV एड्स।
तो बैक्टीरियल डिजीजेस का कॉलम बना लीजिए आप लोग, और वायरल डिजीजेस का भी कॉलम बना लीजिए, ठीक है, समझ में आया। नाउ इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्या ये संभव है कि हम ऐसे बीमारियों को रोक सकें? ऑब्वियसली रोक सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट यूजिंग कवरिंग। हाँ, कैसे रोक सकते हैं? यदि मान लो एक मेल और फीमेल दोनों आपस में संपर्क बना रहे हैं, उस समय यदि वो ऑर्गेन जिस ऑर्गेन से ही संपर्क बनाया जा रहा है यदि उसको कवर कर दिया जाए तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्डोम के माध्यम से इसको कवर कर दिए, और कवर करने से क्या होता है, सेक्सुअल एक्ट जो जर्म्स अंदर जाना चाहिए था, अंदर जा सकता था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो कवरिंग से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है। यानी मेल की तरफ से चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा, या फीमेल बॉडी से मेल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये कवर है। कवर होने से क्या होगा, ये प्लास्टिक का कवरिंग किसी जर्म्स को अंदर न जाने देता है न बाहर आने देता है। समझ में आया। फॉर पेनिस, तो कॉन्डोम कहाँ यूज करते हैं, फॉर पेनिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सेक्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने में कॉन्डोम बहुत हद तक फायदेजनक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेल के लिए है पेनिस, ऐसे फीमेल लोगों के लिए भी, मेल के लिए है कॉन्डोम, फीमेल लोगों के लिए भी कॉन्डोम आता है, वो फीमेल कॉन्डोम के नाम से जाना जाता है। फीमेल लोगों के लिए भी है, ठीक है, अलग बात है कि इंडिया में यूज नहीं होता। नेक्स्ट, सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। क्या समस्या है? मान लो कोई भी मेल फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ये मेल या ये फीमेल नहीं चाहते हो कि इनका बच्चा हो, कोई भी बच्चा, ये आगे की तरफ बच्चा नहीं चाहते हैं, सेक्सुअल एक्ट कर सकते हैं बट बच्चा नहीं चाहते। एट दैट टाइम क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रेगनेंसी ठहरने का प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लो ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं ये प्रेगनेंसी, और इसको यदि ये अवॉइड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिसको केयरफुली ध्यान रख करके किया जा सकता है। देखो क्या क्या किया जा सकता है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑफ द बॉडी एंड द माइंड ऑफ वुमेन। प्रेगनेंसी बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक वुमेन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वुमेन को अपने माइंड को और अपने बॉडी को दोनों को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना। इफ़ सी इज़ नॉट रेडी, यदि वो मान लो रेडी नहीं होती है, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, उसका हेल्थ जो है बहुत बुरी तरह से डेटोरिएट हो जाएगा, बुरी तरह से टूट जाएगा। देयरफॉर मेनी थिंग्स हैज़ बीन एडवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसलिए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे चीज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है? दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज बनाए गए हैं कि किस किस तरह से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मीन्स फिजिकली स्पर्म को वेजाइना में जाने से रोकना। मैकेनिकल बैरियर मतलब कहीं ना कहीं से आप, बैरियर मतलब रास्ता को ब्लॉक कर दिए। किस रास्ता को ब्लॉक कर दिए? उस रास्ता को ब्लॉक कर दिए जिस रास्ते से हो करके स्पर्म कहाँ जा रहा है, और सीमेन कहाँ जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आपने क्या बना दिया? बैरियर बना दिया। बैरियर मतलब उसको ब्लॉक कर दिया। तो मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग, कहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो सबसे कॉमन क्या है मैकेनिकल बैरियर? कॉन्डोम ऑन द पेनिस ऑफ और सिमिलर कवरिंग फॉर वेजाइना। देखो फीमेल के लिए भी है, वेजाइना के लिए भी कॉन्डोम आता है, लिखा है ना, कॉन्डोम ऑन द पेनिस के लिए भी कॉन्डोम यूटिलाइज किया जा सकता है। सिमिलरली कवरिंग ऑन इन द वेजाइना के लिए भी कवरिंग आता है। कैन सर्व दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस।
ऑफ द बॉडी। तो ये तो हुआ मैकेनिकल बैरियर, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। ये व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल बैरियर एंड व्हाट मैकेनिकल बैरियर यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल, नोट कर लीजिए। व्हाट मैकेनिकल बैरियर इज यूज्ड फॉर मेल और फीमेल, ये समझ में आ गया। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चल रहा है, तो एक कैटेगरी हो गया, ये सेकंड कैटेगरी चल रहा है ना। नोट करेंगे आप लोग, सारे के सारे चीज़ों को नोट्स बनाएंगे आप लोग। कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन का बैलेंस चेंज कर देना। फीमेल में दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यदि प्रोजेस्टेरॉन को ज़्यादा सिक्रेट करा दिया जाए या प्रोजेस्टेरॉन का पिल यानी कि टैबलेट ले लिया जाए, यानी कि बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उससे हम बाहर से कोई हार्मोन और ले लिए तो क्या होगा, हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्शन एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस इन द बॉडी, हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, बाहर से कोई मेडिसिन ले लिया, कोई इंजेक्शन ले लिया, सो दैट द एग आर नॉट रिलीज, ताकि एग रिलीज ही ना हो, एंड द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, ना एग निकलेगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। यानी ओवरी से जो एग पक करके निकल रहा है, मैच्योर होकर निकल रहा है, हमने इंजेक्शन डाल करके इसको ना मैच्योर होने दिया और ना इसको रिलीज होने दिया, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो इस तरह के काम को कराने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इंजेक्शन ले लिए या फिर मान लो पिल्स खा लिए ताकि ये मैच्योर ही ना हो और ना ये बाहर निकले, ना बाहर निकलेगा और ना फर्टिलाइजेशन होने का चांस है। समझ में आया। दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और एज पिल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिल्स, दवा के तरह, टैबलेट के फॉर्म में आता है। पिल्स का मतलब टैबलेट के फॉर्म में आता है और माउथ के थ्रू खाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जनरल कौन कौन से दवा हैं, सहेली जो आती है, सहेली है, इसके अलावा मैलाडी है, ये सारे कॉमन पिल्स हैं जो कि हार्मोनल पिल्स है। हार्मोनल पिल्स है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हार्मोनल पिल्स है जिसको यूटिलाइज करके कॉन्ट्रासेप्शंस का मतलब क्या होता है, बच्चे का रोकथाम और प्रेगनेंसी का रोकथाम, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर सिंस दिस दे चेंज द हार्मोनल, अब इससे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने हार्मोन लिया और थोड़ा सा हार्मोन पूरे बॉडी के एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, तो वही लिखा है कि सिंस दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट, इसलिए इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये नंबर 3 नोट करेंगे इसको भी, डिवाइस सच एज लिपेस लूप, इसको बोलते हैं लिपेस लूप, यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा है, लिपेस लूप ऑफ कॉपर और कॉपर टी, ये बहुत जनरल है, एक तरह का इक्विपमेंट, जनरल इक्विपमेंट, कॉपर टी और लिपेस लूप आर प्लेस्ड इन यूटेरस में डाल दिए जाते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट, हाँ पेन वगैरह होता है, बहुत सारे फीमेल्स में पेन का, इवन यूटेरस कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। समझ में आया, लिपेस लूप और कॉपर टी की वजह से, तो जिनमें नहीं एडजस्ट हो पाता उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ यूटेरस इफ द वास्ट डिफरेंस, अब ये मेल के लिए, यहाँ तक तो क्या था, ये हार्मोनल पिल और लिपेस लूप, ये क्या था, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, क्या था, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है इफ द वास्ट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, स्पर्म डक्ट, क्या हुआ, जो स्पर्म को कैरी करता है ऑफ द मेल इज ब्लॉक्ड, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये स्पर्म डक्ट निकल रहा है, अब इसी को ब्लॉक कर दे तो टेस्टिस से जो स्पर्म निकल रहा है वो तो आगे जा नहीं पाएगा, यहीं रुक जाएगा। तो स्पर्म मान लो नहीं गया तो इंटरकोर्स के दौरान या फीमेल के साथ संपर्क बनाने के दौरान स्पर्म निकलने का चांसेस है ही नहीं, और स्पर्म निकलने का चांसेस ना होने से क्या होगा, हाँ
बच्चा पैदा करना यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? लिखा हुआ है इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल इज ब्लॉक्ड स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। इफ द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक्ड, अब मान लो फेलोपियन ट्यूब है सॉरी, मान लो यहाँ एग आता है, यहाँ फर्टिलाइज हो रहा है, हम क्या किए, इसी को ब्लॉक कर दिए ताकि फर्टिलाइज एक इधर आए ही नहीं, तो क्या होगा, तो चांस है ही नहीं। किस चीज़ का चांस नहीं है, किस चीज़ का चांस नहीं है, इम्प्लांटेशन का। और जैसे इम्प्लांटेशन का ही मतलब होता है प्रेगनेंसी, मतलब ना एक यहाँ पे ना एम्ब्रायो यहाँ पे इम्प्लांट हो पाया, ना प्रेगनेंसी स्टार्ट हो पाई। तो हमने क्या किया, फेलोपियन ट्यूब को ही काट के ब्लॉक कर दिया, या फिर टेस्टिस का ये जो स्पर्म डक्ट है इसको काट के ब्लॉक कर दिया। ये दोनों तरीके हैं। तो जब वास्ट डिफरेंस को काटते हैं इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। टेस्टिस का ये जो पाइप निकल के आ रहा है, ये जो ट्यूब निकल के आ रहा है, इसको हम लोग तो बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। और इसको हमने काट दिया, काट करके इधर भी ब्लॉक कर दिया, इधर भी ब्लॉक कर दिया, कट जाएगा तो आगे तो स्पर्म जाएगा नहीं, स्पर्म तो यही ब्लॉक हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसेक्टॉमी। चलो इसको मिलेगा, सब सारे टर्म्स मिलेंगे। इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल आर ब्लॉक्ड स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। इफ द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक्ड द एग विल बी not be able to reach the uterus. In both cases fertilization will not take place. Surgical method, हाँ सर्जरी करके that can be used to create such blocks. सर्जरी करके इस ब्लॉक्स को क्रिएट किया जा सकता है। while in surgical method ones are safe in the long term. और ये सर्जिकल मेथड जो होता है काफ़ी दिनों तक अच्छे भी होते हैं, और इससे न मेल और न फीमेल किसी में भी इसका बुरा असर देखने को नहीं मिलता। Sorry, surgery itself can cause infection and other problem if not performed properly. But इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सर्जरी जो है वो केयरफुली होना चाहिए और इससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना फैले। ठीक है। सर्जरी कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी, मान लो कोई बच्चा माँ के पेट में रह गया तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी करके उस बच्चे को भी निकाल के फेंक देते हैं, काट के निकाला जाता है। दीज मे बी मिस यूज बाई पीपुल हु डू नॉट वांट टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड। आज के डेट में खैर ये तो लीगलाइज कर दिया गया, लीगल कर दिया गया था, बट आज के डेट में लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या गलत इस्तेमाल करते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले तो ये लोग सेक्स पता करते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है, और वो पता करने के बाद वो क्या करते हैं, बच्चे को मरवा देते हैं। जब उनको एक पर्टिकुलर चाइल्ड चाहिए होता है और वो नहीं फुलफिल होता तो वो क्या कर देते हैं, पेट में ही उसको मरवा देते हैं, है ना। ये गलत है। ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों पे, राजस्थान, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा फीमेल चाइल्ड को मारा जाता है। एज हैपेंस इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस। फीमेल फिटस को ही सेलेक्ट करके मार देते हैं इलीगली। ठीक है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी के लिए मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो शुड बी मेंटेन, अच्छा होना चाहिए। बिकॉज द रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड चाइल्ड सेक्स इज डिक्लाइन एट अलार्मिंग रेट। चाइल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। फीमेल चाइल्ड की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती जा रही है। एंड सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन लॉ। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता करना। प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता करना। ऐसे तो लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना कर दिया गया है, लॉ के हिसाब से नहीं किया जा सकता, बट कुछ लोग इसको करा लेते हैं और कराने के बाद मार डालते हैं बच्चे को। तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमारे सोसाइटी में ऐसी चीज़ें
नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो बहुत खराब होता जा रहा है, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड होता जा रहा है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। द रेट ऑफ बर्थ एंड द डेथ इज इन गिवन पॉपुलेशन विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स साइज। कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरते हैं वो पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से ही पता चलता है, ठीक है ना। द रेट ऑफ डेथ एंड द बर्थ इन गिवन पॉपुलेशन विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स साइज, उसके साइज के हिसाब से, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज द कॉज फॉर कंसर्न फॉर मेनी पीपल। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग द पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि पॉपुलेशन इसी तरह से एक्सपैंड करता रहा तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गिरता चला जाएगा, क्योंकि यदि लोग बढ़ते चले जाएंगे तो रिसोर्सेज कम होने लगेंगे, और रिसोर्सेज कम होने लगेंगे तो जिस तरह की ज़रूरतें एक इंसान की हैं वो मिल नहीं पाएगा, और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरने लगेगा, ठीक है। लिविंग ऑफ मेनी पीपल, the size of the population is relatively unimportant. Sorry. However, if inequality of society is the main reason of poor standard of living of many people, if inequality in society, मान लो कि सोसाइटी में कोई बहुत लोग इनइक्वल हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, द मेन रीजन ऑफ पुअर स्टैंडर्ड, तो यदि इसको मान लिया जाए कि ये पुअर स्टैंडर्ड का कारण है, लिविंग ऑफ मेनी पीपल, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। तो उस समय यानी मान लो कि बहुत लोग अमीर हैं बहुत लोग गरीब हैं, और गरीब जो हैं वो साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर जो हैं बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जी रहे हैं, गरीबों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ख़राब है, वो मर रहे हैं। उस समय पॉपुलेशन का साइज मायने नहीं रखता, उस समय ये जो दो हिस्सों में बटा हुआ समाज है वो रीज़न होता है इनकी पुबर्टी का। किनकी पुबर्टी? इनकी पुबर्टी का, क्योंकि ये लोग मरते जा रहे हैं, इनको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, और ये रिच हैं तो इनको हर तरह की, तो सोसाइटी यदि दो भागों में बटी है इक्वली नहीं, उस कंडीशन में पॉपुलेशन मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। इफ़ वी लुक अराउंड अस, यदि हम देखते हैं, what we can identify as the most important reason for the poor living standard, तो आपके आसपास पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का कारण क्या हो सकता है जरा देखेंगे। इस तरह से ये लेसन तो कंप्लीट हो गया। मैंने वहाँ पे टर्म्स बताया था लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया। स्पर्म डक्ट को, ये स्पर्म डक्ट है, जब उसको ब्लॉक करते हैं, काट करके इसको बांध देते हैं, इधर भी बांध देते हैं इधर भी बांध देते हैं, तो बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड इन मेल है, लिख लीजिए इसको, सर्जिकल मेथड इन मेल वैसेक्टॉमी, ठीक है। अब चलो फीमेल वाले के बारे में बात करते हैं। लिख लिया फीमेल वाले के बारे में। फेलोपियन ट्यूब, मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को हमने काट दिया, काट के इधर से ही बांध दिए इधर से ही बांध दिए, इसको बोलते हैं अब ट्यूबेक्टॉमी। कंफ्यूज मत होइएगा, ट्यूबेक्टॉमी। फेलोपियन ट्यूब किसमें देखने को मिलता है? फीमेल में, इसलिए ट्यूबेक्टॉमी। और भाज डिफरेंस, वैसेक्टॉमी, भाज डिफरेंस किसमें देखने को मिलता है? मेल में। तो हो गया वैसेक्टॉमी इन मेल एंड सर्जिकल मेथड इन फीमेल। नोट करेंगे इसको, सर्जिकल मेथड इन फीमेल नोट करिए। सर्जिकल मेथड इन फीमेल ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, हो गया। चलो आज के लिए इतना ही। ये हो गया आप लोगों का, यहाँ से मेन इम्पॉर्टेंट है ये जो है कि किस तरह से जो है प्रेगनेंसी को रोका जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाएगा, कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये सारा का सारा जो पैराग्राफ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे डिपेंडेंट है।
अब इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इसका नोट तैयार कीजिएगा, नोट बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन मेल फीमेल, हार्मोनल पिल्स, ठीक है, बैरियर मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। कौन कौन सा बताया मैंने? हार्मोनल पिल, बैरियर मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड। मैं आप लोगों को एक भेज देता हूँ नोट्स, ताकि आप लोग, और यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ STD, वायरस से होने वाली बीमारियाँ STD, इससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब लर्न करना है, बीमारियों का नाम भी याद करना है और कैसे रोका जा सकता है। हाउ कैन यू प्रिवेंट द STD, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू प्रिवेंट, कैसे रोकोगे द STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करेंगे। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने से क्या क्या समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में जब एक लड़का या एक लड़की पहुंच जाती है, उस समय उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उस बात का केयर करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। तो आज के डेट में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।